सेल में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, कई सारे नाम हैं। सेल मेम्ब्रेन नाम दिया इसका नागेली और क्रेमर ने, और प्लाज्मा लेमा नाम दिया इसका प्लोवर ने। अब एक प्रश्न के साथ बात शुरू करते हैं कि हमें आज के डेट में यदि सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करना है, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना है माइक्रोस्कोप के नीचे या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हम किस तरह के मेम्ब्रेन को सेलेक्ट करें जिससे हम उसके बारे में जान सकें बिना किसी अवरोध के। तो अपन जानते हैं कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, बैक्टीरियल सेल्स में भी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल के कारण अवरोध होगा सेल मेम्ब्रेन को देखने में, उसकी स्टडी करने में। और यदि सेल वॉल को अपन हटाते हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो हम सेलेक्ट करें फिर एनिमल सेल्स को। अब एनिमल सेल्स में अंदर कोशिकांग हैं खूब सारे, और कोशिकांगों को हटाकर सेल मेम्ब्रेन प्राप्त करना फिर एक बहुत कठिन काम है। हालांकि खास तरह के सेल की मेम्ब्रेन को पढ़ने के लिए उन सेल को लिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आसानी से केवल अपन एक प्रारूप के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना चाह रहे हैं तो कौन से सेल की लें। तो इसके लिए हमारे को नेचर ने एक बहुत बढ़िया सेल दे रखा है जो प्रोकैरियोट की तरह का है, लेकिन है यूकैरियोट, जिसके अंदर कोशिकांग नहीं होते, जिसमें न्यूक्लियस भी नहीं होती, जिसमें और कोशिकांग भी नहीं होते, और वो है मेमेलियन आरबीसी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज में सर्वाधिक उपयोग हुआ है मेमेलियन आरबीसी का, और आरबीसी से, इस मेमेलियन आरबीसी से रेड सेल घोस्ट प्राप्त किया जाता है। घोस्ट का मतलब भूत। किस तरह से प्राप्त करते हैं? 3 तरह के विलयन होते हैं परासरण दाब के हिसाब से। एक होता है समपरासरणी, आइसोटोनिक। यदि अपन 100 ml जल में 850 मिलीग्राम नमक घोल दें, सोडियम क्लोराइड घोल दें, तो ये जो विलयन बनेगा वो समपरासरणी होगा। इसके अंदर हमारी सेल ना तो पिचकेंगी और ना फूलेंगी, इसको अपन समपरासरणी कहते हैं। 850 से ज्यादा घोल दें अपन तो वो अति परासरणी होगा, इसमें हमारी सेल, जिसमें आरबीसी भी शामिल है, वो पिचक जाएगी। और यदि अपन अल्परासरणी में, अल्परासरणी का मतलब 850 मिलीग्राम से कम, जैसे 500 मिलीग्राम में डालें अपन 100 ml जल में, तो ये जो विलयन तैयार होगा इसमें आरबीसी रखेंगे तो आरबीसी फूल जाएगी, और फूल कर अल्टीमेटली फट जाएगी। वो हीमोलाइसिस कहते हैं इस क्रिया को। और जितना हीमोग्लोबिन है वो घुलकर बाहर निकल जाएगा, केवल मेम्ब्रेन बच जाएगी, उसी शेप में वापस आ जाएगी। तो भूत की तरह से हो गई वो, रेड सेल घोस्ट कहते हैं। इसका उपयोग सर्वाधिक हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ने में। अब इतिहास की बात और अपन आगे बढ़े हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अध्ययन में कौन कौन से कंसेप्ट आते चले गए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ओवरटन के नियम की। ओवरटन नाम के वैज्ञानिक ने एक चीज ऑब्जर्व की कि लिपिड और लिपिड में घुलनशील पदार्थ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से आसानी से गुजर जाते हैं। किनकी तुलना में? जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में। ये पारगम्यता की एक ऑब्जर्वेशन थी, और इसको ही ओवरटन का नियम कहा गया। ओवरटन की परमिबिलिटी की ऑब्जर्वेशन, वो जो सिद्धांत दिया ओवरटन का नियम, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। गोर्टर और ग्रेंडल ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर की बनी हुई है, और फॉस्फोलिपिड के जल विरागी सिरे एक दूसरे की तरफ होते हैं और जल रागी सिरे दूर होते हैं, विपरीत दिशाओं में होते हैं। इसकी बात अपन विस्तार से आगे करेंगे, क्योंकि यह बात जो गोर्टर और ग्रेंडल ने बताई वो आज तक सही है। वो लिपिड का अरेंजमेंट, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव प्रोटीन की संरचनाओं में आया है। डेनियली और डेवसन ने सबसे पहला तो ये बताया कि ये प्रोटीन भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, केवल फॉस्फोलिपिड नहीं होते, प्रोटीन भी होती है। और उनका लिपिड के दोनों लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन होती है, लिपिड बीच में।
जिस प्रकार ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में अपन कोई मसाला भर दें तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सैंडविच मॉडल कहा गया। और एक ब्रेड के स्लाइस और दूसरे ब्रेड के स्लाइस के साथ में थोड़ा थोड़ा मसाला अपन लगा दें तो 2 लीफलेट बन गई, वो बाइलीफलेट मॉडल। नेक्स्ट है हिलेर और हॉफमैन। हिलेर और हॉफमैन ने ये माइसेलर मॉडल दिया क्योंकि ये चीजें अब स्वीकृत नहीं है, रिजेक्ट हो चुकी हैं, इसलिए अपन का विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न बन जाए तो कि माइसेलर मॉडल किसने दिया, तो इसलिए बता दिया आपको। रॉबर्टसन का नाम आता है फिर एक इम्पोर्टेंट, और रॉबर्टसन की जो इम्पोर्टेंट योगदान है इसमें रॉबर्टसन का, वो तो है इकाई कला सिद्धांत, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट। रॉबर्टसन ने बताया, और ये सही है, आज भी सब मानते हैं इसको। रॉबर्टसन ने बताया कि सारे सेल्स, सब तरह के सेल्स और कुछ एक कोशिकांगों को छोड़कर सारी तरह के कोशिकांग, राइबोसोम को छोड़ दें, अपन सेंट्रियोल को छोड़ दें और अपन न्यूक्लियोलस को छोड़ दें, इनको छोड़कर सारे कोशिकांग समान तरह की मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, और इस मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया। बेसिक संरचना सारे मेम्ब्रेन्स की, कोशिकांगों की और सेल की मेम्ब्रेन की बेसिक संरचना समान है, इसको ही यूनिट मेम्ब्रेन कहा गया। और यूनिट मेम्ब्रेन स्वीकृत होने के बाद में पीएलपी मॉडल भी दिया प्लाज्मा कला की संरचना का, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मॉडल, जो मूलतः डेनियली डेविसन के मॉडल पर ही आधारित था, लेकिन कुछ परिवर्तन कर दिए उसने। जो मोटाइयां थी, जो पोर साइज थी, ये इसकी गणना उसने ठीक से कर ली, और एक बार पीएलपी मॉडल स्वीकृत हो गया। और जब मैं विद्यार्थी था तब तक पीएलपी मॉडल को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सही मॉडल माना जाता था। उसके बाद में जो अब स्वीकृत मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो आया, और उसकी बात अपन विस्तार से करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक सिद्धांत, क्वेसी फ्लूइड मॉडल, इसको समझने के लिए पहले हमारे को लिपिड की बाइलेयर को समझना जरूरी है, और लिपिड की बाइलेयर को समझने के लिए लिपिड के अणु की संरचना को समझना जरूरी है। तो अपन यहीं से बात शुरू करते हैं तरल मोज़ेक सिद्धांत की, कि लिपिड कितनी तरह के होते हैं, कैसे अरेंज्ड होते हैं। इससे पहले बात कर लें अपन कि प्रोटीन कितनी होती हैं मेम्ब्रेन में, लिपिड कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कितने होते हैं, यानी मेम्ब्रेन का संगठन क्या है। तो प्रोटीन का प्रतिशत है 55 to 60%, लिपिड का कंपोजिशन है, इसका संगठन है 37 to 40%, और कार्बोहाइड्रेट जो ओलिगोसैकेराइड के रूप में है वो 1 से 10% हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली 5% होते हैं। ये मेम्ब्रेन का संगठन है। अब इसमें अपन पहले लिपिड की बात करते हैं। तो ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, और लिपिड में मेनली फॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यूनिट मेम्ब्रेन्स में लिपिड के रूप में मुख्यतया फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल की। ग्लिसरॉल, OL जुड़ा हुआ है इसके आखिर में, एल्कोहल है जिसको सामान्य भाषा में ग्लिसरीन कहते हैं। 3 OH ग्रुप हैं, इसलिए ये ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है। और इस ग्लिसरीन के, ये ब्लू कलर का जो बना रखा है, इस ग्लिसरीन के एक OH से एक फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड बनाता है। अपन जानते हैं एल्कोहल और अम्ल के बीच का बॉन्ड एस्टर बॉन्ड कहलाता है, तो ये एस्टर बॉन्ड बना, और इसका आखिरी सिरा CH3 सिरा दूसरे OH से भी एक फैटी एसिड बॉन्ड बनाता है, और यह आखिरी सिरा वो भी CH3 है। CH3 सिरे जल विरागी होते हैं, वाटर हेटर होते हैं, ये जल से दूर भागने वाले होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तीसरा OH इस फॉस्फोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है, और फॉस्फोरिक अम्ल का आयन फॉस्फेट कहलाता है। तो फॉस्फोरिक अम्ल और इस OH के बीच में बना बॉन्ड भी एस्टर बॉन्ड कहलाएगा, लेकिन इसका खास नाम है फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। अब ये फॉस्फेट तो रिएक्टिव खूब है, और ये जलरागी होता है, जल स्नेही कहते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसको। इस फॉस्फेट से दूसरे ग्रुप और जुड़े हो सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन क्षार या कोई और एल्कोहल जुड़ा हो सकता है, और इस प्रकार ये जो अणु बना वो एक फॉस्फोलिपिड का अणु है। यहाँ पर फॉस्फेट से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन क्षार या एल्कोहल, ये सारी चीज मिलकर तो हेड बनाती हैं,
फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का हेड बनाती हैं, और वो दोनों चीज मिलकर इसके टेल बनाती हैं, इसके दो बैसाखियों की तरह की दो संरचनाएं बनाती हैं CH3। ये वो सिरा तो जल विरागी है, ये सिरा जल रागी है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा बना देते हैं अपन, ये हेड, ये वाला हेड, ये तो लाल रंग का, और उससे दो वसी अम्लों की श्रृंखलाएं, अंतिम सिरा उनका CH3। अब यदि इस फॉस्फोलिपिड के बजाय अपन दूसरे लिपिड की कल्पना करें, उसको समझें अपन, ग्लाइकोलिपिड और होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड तो है लेकिन ग्लिसरॉल नहीं होता। यहां पर जो अल्कोहल होता है वो स्फिंगोल होता है, स्फिंगोल, और ये अमीनो अल्कोहल है, और ये एस्टर बंध बनाता है इस फैटी एसिड के साथ में, और इस स्फिंगोल से दूसरी तरफ शर्करा जुड़ती है, शुगर जुड़ती है। तो ये तो हो गया लिपिड का पार्ट, और ये हो गई कार्बोहाइड्रेट पार्ट, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड। तो इस प्रकार के ग्लाइकोलिपिड भी हैं, लेकिन इसमें भी ये टेल है। और तीसरे प्रकार का लिपिड जो इंपॉर्टेंट बनता है, जिसके कारण इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्थिरता मिलती है, वो है कोलेस्ट्रॉल, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब ये लिपिड के अरेंजमेंट की बात, लिपिड कैसा व्यवस्थित रहता है, लिपिड के मॉलिक्यूल कैसे अरेंज रहते हैं, इसकी बात देखें अपन। तो अपन यदि लिपिड मॉलिक्यूल्स को पानी में डाल दें तो हाइड्रोफोबिक सिरे, ये CH3 सिरे जल से दूर भागेंगे, और बचकर कहाँ जाएंगे, जल तो चारों तरफ है, तो ये एक दूसरे की तरफ हो जाते हैं। ये एक दूसरे की तरफ हो गई, ये CH3 ये सिरे सारे एक दूसरे की ओर हो गए, पानी से बच गए ये। और ये सिरे हैं, ये लाल वाले जो हैं, ये वो हेड्स हैं फॉस्फेट के या इस शर्करा के सिरे हैं, और ये सिरे जल रागी हैं, तो ये बाहर की तरफ है। इस प्रकार लिपिड की ये लेयर बन गई, और ये लेयर 30-35 एंगस्ट्रॉम मोटी है। अब इसमें बीच बीच में, ये फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है, और बीच बीच में ये ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स भी हैं, और इनके ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के हेड भी बाहर की तरफ है। ये बात जो गोल्टर और ग्लेंडल ने बताई थी, जो डेनियली डेविसन ने मानी, जो रॉबर्टसन ने मानी, वो लिपिड की बाइलेयर है। अब फिर प्रोटीन की बात की डेनियली डेविसन और रॉबर्टसन दोनों ने, उन्होंने कहा कि इसके पर ये ब्लू कलर की दिखा रखी है, ये प्रोटीन की परतें हैं, ये प्रोटीन की परतें हैं। तो प्रोटीन दोनों तरफ से घेर रही है इस लिपिड की बाइलेयर को। अब यहां पर पारगम्यता में सबसे बड़ी उलझन थी, और वो उलझन क्या थी कि यहां से यदि कोई चीज प्रवेश करना चाहती है तो जो जल विरागी पदार्थ हैं उनको तो प्रोटीन रोक लेगी, और जो जल रागी पदार्थ हैं वो यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे, उनको ये लिपिड की परत रोक लेगी। यानी प्रोटीन नहीं जाने देगी जल विरागी पदार्थों को, और लिपिड नहीं जाने देगा जल रागी पदार्थों को, तो ये मेम्ब्रेन तो पारगम्य हो गई। तो फिर पोर की बात की, ये पोर है, इस पोर में से चीजें आ जा सकती हैं, लेकिन पोर में से वही चीज जा सकती है जो पोर से छोटी है, और पोर की जो साइज है वो तो इतनी कम है कि इसमें से बड़े मॉलिक्यूल तो जा ही नहीं सकते। तो मेम्ब्रेन एक तरह से अपारगम्य हो गई, और अपारगम्य हो गई तो जिंदा कैसे रहेगी, चीजों का लेना देना कैसे होगा। तो ये बात नहीं समझा सकने के कारण रॉबर्टसन तक सारे मॉडल बेकार गए, क्योंकि वो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात तो करते थे, लेकिन मेम्ब्रेन काम कैसे करती है, परमिएबल कैसे, इस बात को नहीं समझा सके। इसलिए फिर नए मॉडल की तलाश हमेशा रही। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस लिपिड मॉडल को ध्यान में रखते हुए फिर अपन बात करते आगे। सिंगर और निकोल्सन ने दिया नया मॉडल जो सर्वस्वीकृत है, आज तक मान्य है, 72 में दिया गया था, आज तक मान्य है, और यह मॉडल कहलाता है क्वेसी फ्लूइड, अर्ध तरल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक सिद्धांत। सिंगर और निकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 में, और इनकी सफलता के पीछे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिस तरह का काम में लिया गया, और दूसरा टेक्निक जिस तरह की काम में ली गई। अब से पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम आ रहे थे, और ट्रांसमिशन का मतलब यह है कि ये जैसे ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की बीम है,
इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन की किरणें, कुछ इलेक्ट्रॉन की बीम के पार्ट तो लौट गए टकरा कर, और कुछ पार होके ऊपर निकले। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट है जिसकी फोटो खिंचती है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बाद में बने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब तो और भी कई तरह के हैं, और उसमें ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, कुछ तो पार निकल जाते हैं, कुछ टकरा कर ऊपर की तरफ आती है। यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहलाया। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। देखिए, अब 1972 की डिस्कवरी है, ये बहुत लेट है। ये आपको लगता है, आप जो कम उम्र के, उनको लगता है कि बहुत पुरानी है, लेकिन मेरे जैसे आदमी को लगता है कि तो बहुत बाद की स्थिति है। तो दूसरा टेक्निक, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, मेम्ब्रेन प्राप्त करने का तरीका वही रेड सेल घोस्ट मेम्ब्रेन थी, और उसको बर्फ में जमा दिया गया, मेम्ब्रेन को फ्रीज कर दिया गया और बर्फ को तोड़ा गया, तो मेम्ब्रेन के फ्रैक्चर हो गए। और मेम्ब्रेन के फ्रैक्चर के बाद में जैसा स्ट्रक्चर मिला, जो अभी अपन ड्रॉ करके बनाएंगे, उससे समझा कि प्रोटीन कहाँ कहाँ पर है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक, ये सफलता का दारोमदार था सिंगर और निकोलसन का। और दूसरे इसमें जो कहा गया उन्होंने कि लिपिड कैसा है, तरल मोज़ेक सिद्धांत में लिपिड को क्या माना गया? लिपिड को माना गया महासागरों के जल की तरह। और प्रोटीन को क्या माना गया? प्रोटीन को माना गया महासागरों के जल में तैर रहे विशाल हिमखंड, बड़े बड़े बर्फ के द्वीप के तरह के टुकड़े, विशाल हिमखंड। और जिस तरह से हिमखंड अपना स्थान बदलते हैं जल में, जल खुद हिलता है, अर्ध तरल है, इतना भी नहीं हिलता जल की तरह से हिलता है, लेकिन जिस तरह से जल हिल सकता है वैसे ये लिपिड के मॉलिक्यूल भी हिलते हैं, इनमें मूवमेंट भी है। और जिस तरह से हिमखंड पानी के अंदर तैरते हैं और जगह बदलते हैं अपनी, उस तरह से प्रोटीन भी अपनी जगह बदल सकती है। इसलिए इस मॉडल को कहा गया अर्ध तरल सिद्धांत, क्वेसी फ्लूइड या फ्लूइड मोज़ेक सिद्धांत। ऐसे लिपिड के महासागर में प्रोटीन मोज़ेक की तरह से दिखती है, मोज़ेक। फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक से प्राप्त ये मेम्ब्रेन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंटैक्ट है, नहीं टूटी, और आगे से इस तरह से टूट गई। आधी लिपिड की लेयर, बाई लेयर में से आधी लेयर इधर चली गई, आधी लेयर इधर चली गई। अपन ने शुरू के और इधर के ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स तो ओरिजिनल संरचना के बनाए हैं, बाद में अपन ने लाइन खींच दी है। ये मोटाई ऐसी कैसी है, जैसे ये है वैसे सब जगह पर है। तो ये तो लिपिड की बाई लेयर जो सारे मॉडल्स में थी वो यहाँ पर है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दो तरह की है। एक प्रोटीन तो वो जो इस लिपिड की परत में धसी हुई है। किस तरह से धसी हुई है कि या तो वो आर पार निकली हुई है या वो एक तरफ निकली हुई है, एक तरफ डूबी हुई है। उनका एक सिरा या तो डूबा हुआ है या उनका बीच का भाग डूबा हुआ है, दोनों सिरे उनके लिपिड परत से बाहर निकले हुए हैं। इन प्रोटीन के अणुओं को या इस तरह की प्रोटीन को कहा गया इंट्रिंसिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। लेकिन कोई प्रोटीन ऐसी नहीं होती है जो पूरी तरह से चारों ओर से लिपिड से घिरी हुई हो, ऐसी कोई प्रोटीन नहीं होती। प्रोटीन का अणु या तो दोनों तरफ निकला हुआ होगा या एक तरफ तो अवश्य निकला होगा। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये फॉस्फोलिपिड के हेड हैं, फॉस्फेट है ये। इन फॉस्फेट से जुड़ी हुई ये प्रोटीन के अणु इधर भी और इधर भी, ये प्रोटीन के अणु ये कहलाती हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक, वो एक्सट्रिंसिक, ये बाहरी प्रोटीन, आउटर प्रोटीन्स। अब इनमें बाहरी प्रोटीन में ये लिपिड के अंदर धसी हुई नहीं है। अब इनमें दो तरह की हो गई, एक तो जो सेल के बाहर की तरफ के सरफेस की है, आउटर सरफेस की है, आउटर एक्सट्रिंसिक, और ये साइटोप्लाज्म की तरफ की है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ की है, ये इनर एक्सट्रिंसिक।
एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह की होगी, आउटर और इनर। इन आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हटाना आसान है क्योंकि ये बॉन्ड बना रही है फॉस्फोलिपिड के साथ में, और इसलिए इन बॉन्ड को हटाना आसान है। डिटर्जेंट से इनको हटा सकते हैं, इसलिए साबुन से, डिटर्जेंट से हाथ धोने से बैक्टीरिया वायरस की ये सारी प्रोटीन हट जाती हैं और बैक्टीरिया या वायरस की मारक क्षमता खत्म हो जाती है, उनके हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करने की क्षमता खत्म हो जाती है क्योंकि ये प्रोटीन हट जाती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हटाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। अब इन फॉस्फोलिपिड के अणुओं के साथ में या इन प्रोटीन के साथ में कुछ चीजें और हो सकती हैं, जैसे ये लिपिड का अणु है और इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, तो ये ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। इस प्रोटीन के साथ में ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है तो ये ग्लाइकोल प्रोटीन हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बीच बीच में जगह जगह पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हैं और जगह जगह पर ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है वो कुछ एक मोनोसेक्राइड इकाइयाँ मिलकर एक श्रृंखला के रूप में या शाखित श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती हैं। इनको अपन ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं अपन को? ओलिगोसेक्राइड। अब काम की दृष्टि से देखें अपन तो समस्याएं दो थी मेन। एक तो मेम्ब्रेन का कि पारगम्यता कैसे होगी, और दूसरे जो काम करती है प्रोटीन वो कैसे होंगी। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स हैं। इनमें प्रोटीन अपन ने एक ऐसा बल्क सा बना दिया, अपन ने तो एक लंबाकार संरचना बना दी, लेकिन प्रोटीन तो चेन के रूप में होती है। तो प्रोटीन एक बार निकलती है, एक सिरा इधर, उनको अपन मोनोपास कहते हैं। मोनोपास, एक ही बार श्रृंखला निकल के आ रही है, और यदि एक बार श्रृंखला ऊपर से नीचे आई वापस घूम के चलेगी, उनको बाईपास कहते हैं। और कई बार आती जाती है तो मल्टीपल पास कहते हैं अपन। तो ये चैनल बना लेती हैं एक ही प्रोटीन में या अलग अलग तरह के प्रोटीन में। ये अणु मिलकर एक बीच में से कंदरा बना दी, इन्होंने चैनल बना दी। इस चैनल में से सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। इच्छित अणु आते हैं, इच्छित अणु जा सकते हैं, दूसरों को नहीं आने देती। ये प्रोटीन गार्ड प्रोटीन का, चौकीदार का काम करती है। ये प्रोटीन कैरियर प्रोटीन भी हो सकती हैं। यहाँ से ऊर्जा करके पदार्थों को पकड़ती हैं, यहाँ से ऊर्जा करके पदार्थों को पकड़ती हैं, विपरीत दिशा में छोड़ती हैं। कंसंट्रेशन से मतलब नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो कम से ज्यादा की ओर होता है एटीपी खर्च करके। तो ये सभी प्रोटीन हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, हमारी कोशिका में, जैसे हमारी डब्ल्यूबीसी में, हमारी डब्ल्यूबीसी बैक्टीरिया को पहचानती है। हमारी डब्ल्यूबीसी दूसरी डब्ल्यूबीसी को भी पहचानती है। तो उसका क्या तरीका है? सेल सिग्नलिंग कहते हैं इसको। ये जो प्रोटीन्स हैं, आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इनके साथ में कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स के रूप में काम करते हैं। ये एंटीजेनिक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स है ये। और बैक्टीरिया को पहचाना भी इनके द्वारा ही जाता है। यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई बैक्टीरिया के जुड़ता है तो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। यहाँ पर जितने एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, जो साइटोप्लाज्म की तरफ के एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, उनमें अधिकांश इस सेल में मेटाबॉलिज्म से संबंधित एंजाइम होते हैं। एंजाइम जुड़कर इस मेम्ब्रेन से जुड़कर काम करते हैं। ये तो एंजाइम्स हैं, और ये एंटीजेंस हैं या सेल सिग्नलिंग में काम आने वाली प्रोटीन्स हैं। अब जैसे अपन जानते हैं कि हार्मोन एक पर्टिकुलर टारगेट सेल में जाके अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज की बीटा सेल से निकला, लीवर की सेल्स के पास में आया, और लीवर की ये सेल है, जैसे ये लीवर की सेल है, यहाँ पर ये आके जुड़ता है। ये इंसुलिन के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। ये प्रोटीन इंसुलिन का रिसेप्टर है। इंसुलिन सेल के अंदर प्रवेश नहीं करता,
और यहाँ जुड़ने से इस प्रोटीन में यहाँ इस तरह के परिवर्तन होते हैं कि ये एक एंजाइम की क्रियाओं की श्रृंखला शुरू करती है। एक के बाद में एक कई तरह के एंजाइम सिस्टम शुरू होते हैं और जिसके अंत में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है। इंसुलिन अंदर नहीं आई, इस प्रोटीन के थ्रू काम किया। तो इस मॉडल के बाद में मेम्ब्रेन की संरचना की और काम करने की दोनों जो गुत्थियां थी वो सुलझ गई और ये सर्व स्वीकृत मॉडल है। अब अपन एक बार इनको टेबल के रूप में और बना देते हैं कि प्रोटीन कितनी तरह की हैं और किस तरह से काम कर रही हैं, उनको अपन टेबल के फॉर्म में जिससे याद करना आसान हो जाए। अब 72 में जो डिस्कवर हुआ हमारे यहाँ की किताबों में वो 2000 तक नहीं आया। अपन ने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को उनके अरेंजमेंट के बेसिस पर इस तरह से बांट रखा है। जो लिपिड के द्वारा घिरी हुई हैं प्रोटीन्स कम या ज़्यादा, वो तो कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जिनको हटाना आसान नहीं होता। और जो लिपिड से घिरी हुई नहीं है उनको अपन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये एक्सट्रिंसिक फिर दो तरह की हैं। इस सेल के बाहर की तरफ की ये तो आउटर एक्सट्रिंसिक, और ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ की या साइटोसोल की तरफ की ये इनर एक्सट्रिंसिक। अपन ने ये भी बात की है कि आउटर एक्सट्रिंसिक वो एंटीजन के रूप में होती हैं या सेल सिग्नलिंग की प्रोटीन होती हैं, और इनर एक्सट्रिंसिक में एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं जो सेल की फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेल के विभिन्न क्रियाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अपन लिपिड की बात करें तो ज़्यादातर तो फॉस्फोलिपिड हैं, लेकिन ग्लाइकोलिपिड भी हैं और कोलेस्ट्रॉल भी है। और अपन ने ये बात कर रखी है कि कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्थिरता देता है, उसको रिजिडिटी देता है, वो आसानी से बहे नहीं। ये काम देखने का ये कोलेस्ट्रॉल का है। अपन प्रोटीन के विषय में एक बात और की थी कि जो एक बार गुजरती है इस तरह से एक सिरा दूसरा सिरा, ये तो मोनोपास या मोनोटोपिक कहलाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इसमें एक बार गुजरी फिर वापस घूमकर बाहर की तरफ निकल गई, दोनों सिरे एक ही तरफ है, ये बाईपास या बाइटोपिक कहलाती है। और ये कई बार आई गई, दोनों सिरे एक तरफ हो सकते हैं या एक सिरा एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ हो सकता है, ये मल्टीपास या मल्टीटोपिक कहलाती है। इस प्रकार अरेंजमेंट के बेसिस पर ये प्रोटीन्स और अपन ने ये लिपिड्स की बात की। अपन ने भी इंसुलिन के काम करने के तरीके को समझा, लेकिन सारे हार्मोन इसी तरह से कोशिका से बाहर रहते हुए काम नहीं करते हैं। प्रोटीन हार्मोन कोशिका से बाहर रहते हुए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू काम करते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इनमें से कुछ प्रोटीन वो इन हार्मोन के रिसेप्टर के रूप में होती हैं। लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन दूसरी तरह के हार्मोन हैं और ये कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और जीन के लेवल पर काम करते हैं, जीन को सक्रिय अथवा निष्क्रिय करते हैं। और खास तरह की प्रोटीन होती हैं जिन पर जिंक भी होता है, उनको जिंक फिंगर कहते हैं, उनके थ्रू काम करते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन जिंक फिंगर के थ्रू काम करते हैं, जबकि प्रोटीन हार्मोन इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जिनको रिसेप्टर कहते हैं उनके थ्रू काम करते हैं। दूसरा, अपन ने ये जो आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनकी बात की, इनके ऊपर भी ये ग्लाइकोकैलिक्स हैं, ओलिगोसैकेराइड की श्रृंखलाएं हैं और ये एंटीजन का काम करती हैं। अपन ने ये बात की है। इसका एक उदाहरण, बढ़िया सा उदाहरण उसको समझते हैं अपन। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप का एबीओ सिस्टम, और एबीओ सिस्टम में ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो एंटीजन का काम करती है, जिसके कारण ये एबीओ सिस्टम बना है। तो इसमें प्रोटीन की संरचना तो वही है, लेकिन उससे जुड़ने वाली ओलिगोसैकेराइड की श्रृंखला 3 प्रकार की है। उससे एक प्रकार का ब्लड ग्रुप बना O, दूसरे प्रकार का बना A और तीसरे प्रकार का बना B। इस तरह से इन प्रोटीन के कारण एबीओ सिस्टम बना है। ऐसे ये आउटर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो एंटीजन का काम करती हैं। ये बात भी अपन कर चुके हैं कि ये सिग्नलिंग का काम भी करती हैं और इनके द्वारा
कोशिका दूसरी कोशिकाओं को पहचानती भी है, यानी आइडेंटिटी कार्ड भी है ये, और दूसरी कोशिका को पहचानने के लिए स्कैनर मशीन भी यही है। अब अपन बात करते हैं कि क्वेसी फ्लूइड है तो मूवमेंट किस तरह के हो सकते हैं। तो ये जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल की अपन मूवमेंट की बात करें तो एक मूवमेंट तो ये हो गया कि इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया। ये जो मूवमेंट है ये लेटरल मूवमेंट है, लेटरल मूवमेंट, आगे पीछे दाएं बाएं सारे लेटरल कहलाएंगे। और दूसरी तरह का मूवमेंट है कि अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, इसको अपन रोटेशनल मूवमेंट कहते हैं, इसको अपन रोटेशनल कहते हैं। ये तो प्रोटीन का हुआ है। दूसरा अपन बात करें कि लिपिड के अणु है, तो इसको मान लें अपन हेड पार्ट और इसको टेल पार्ट मान लें, तो ये लिपिड का एक अणु है, ये लिपिड का एक अणु है। अब इसको अपन मूवमेंट उसी तरह से देखें कि इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ये तो लेटरल मूवमेंट है। अपनी अक्ष पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये रोटेशनल है। लेकिन एक तरह का मूवमेंट और जो प्रोटीन में नहीं होता वो है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप। और इसमें क्या होता है कि ये जैसे आउटर लेयर का, प्रोटीन की बाइलेयर में आउटर लेयर का फॉस्फोलिपिड है, ये यूं पलट कर 180 डिग्री से घूमकर यूं आ गया, यहाँ से यूं चला गया, जैसे यहाँ से यूं आ गया, यहाँ से यूं चला गया। ये मूवमेंट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहलाता है, जो प्रोटीन में नहीं पाया जाता। एक पॉइंट और, प्रोटीन में जितना मूवमेंट होता है लिपिड के मॉलिक्यूल उससे 10 से 100 गुना ज्यादा मूव करती हैं। यानी लिपिड के अणु छोटे हैं और मूवमेंट उनका ज्यादा होता है, प्रोटीन के अणु बड़े हैं और उनका मूवमेंट कम होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि यदि अपन इस मेम्ब्रेन में तुलना करें प्रोटीन और लिपिड के प्रतिशतता की, तो प्रोटीन ज्यादा होती है, लिपिड कम होता है। अपन ने पढ़ा है कि प्रोटीन 55 to 60% तक है और लिपिड तो 40% तक है, यानी प्रोटीन ज्यादा होता है और लिपिड कम होता है। लेकिन अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा बड़ा है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की तुलना में लिपिड के 70 मॉलिक्यूल होते हैं। 1:70 का रेशो होता है।